हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका मिस्र की सभ्यता चल रहा था। मिस्र की सभ्यता में मैंने आप लोग को मध्य राजवंश के बारे में बताया था और अब आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था वो था साम्राज्य काल, न्यू किंगडम। तो अभी आपका साम्राज्य काल में जो अधूरा रह गया था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में रिमाइंड कराती हूँ, देन हम इसके बारे में देखते हैं कि साम्राज्य काल में और क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी। तो लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था मैंने कि मध्य युग का 12वां राजवंश प्रगति का केंद्र बिंदु था और इस समय प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक संपन्नता, कलात्मक प्रगति, साहित्यिक श्रेष्ठता, सांस्कृतिक उत्कर्ष का क्रम अबोध गति से चलता रहा, जिसके कारण इतिहासकारों ने राजवंश के शासनकाल को श्रेष्ठ युग या स्वर्ण युग कहा है। तो देखिए, जो मध्य युग का 12वां राजवंश था वो क्या था? प्रगति का केंद्र बिंदु था। तो इस टाइम पे प्रगति, यहाँ पे उन्नति हुई। इस राजवंश के टाइम पे जो उस टाइम पे दुर्बल हो गया था, तो इस टाइम पे आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी। आपको बताया था पहले कि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी, कलात्मक प्रगति भी हुई और संस्कृति का उत्कर्ष भी क्रमबद्ध रूप में चलता रहा। और ये जो है ये शासनकाल, ये वाला राजवंश जो 12वां राजवंश है वो श्रेष्ठ युग कहा जाने लग गया, क्लासिकल एज या फिर स्वर्ण युग भी कहा जाने लग गया, गोल्डन एज भी कहा जाने लग गया। तो फिर आपका जो है नेक्स्ट स्टार्ट हुआ था साम्राज्य काल। तो यहाँ पे 18वें राजवंश से स्टार्ट होता है साम्राज्य काल आपका। तो आमोस प्रथम जो है इसका संस्थापक माना जाता है। सबसे पहला साम्राज्य का जो प्रारंभ हुआ था वो किसने किया था? आमोस प्रथम ने। हिक्सास शासन के पंतों उपरांत उनके हृदय में साम्राज्य निर्माण करने की उत्कृष्ट भावना, बलवती अभिलाषा ने जन्म लिया। तो जब हिक्सास शासन था यहाँ पे, पहले आपको बताया था, तो जब उनका पतन हुआ तो इनके मन में विचार आया कि हम अपने साम्राज्य का निर्माण करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि बलवती की अभिलाषा ने जन्म लिया। तो फलस्वरूप साम्राज्य युग के शासकों ने साम्राज्य विस्तार किया और इन्हें अपार सफलता भी मिली। तो क्या किया इन्होंने? साम्राज्य युग के जो शासक थे, तो उन्होंने पूरे साम्राज्य को विस्तार से आगे बढ़ाया और इनको सफलता भी मिली। तो अल्पकाल में ही 18वें राजवंश के शासकों ने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर मिस्री राज्य को प्रथम साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया और यही कारण था इस युग को साम्राज्य युग, द एज ऑफ एम्पायर कहा जाने लग गया। तो कुछ समय में ही इन्होंने, अल्पकाल में ही 18वें राजवंश के शासकों ने क्या किया? विभिन्न प्रदेशों को जीता और मिस्री राज्य को प्रथम साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। और यही कारण था कि इस युग को साम्राज्य काल मतलब द एज ऑफ एम्पायर कहा जाने लग गया था। तो आपको ये सब मैंने वैसे बता दिया था कि इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस भी आए थे और बहुत सारी चीज़ें भी बनी हुई थी। तो आगे देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अमेनोफिस तृतीय के शासनकाल पे मूर्तियों की उत्कृष्ट रूप में रचना हुई थी और बहुत सारे सुंदर और विविधता और कौशल देखने को मिलता है मूर्तियों में। तो अमेनोफिस तृतीय के समय चित्रकला का भी समांतर विकास होता रहा, मतलब मूर्तियों के साथ साथ चित्रकला का भी विकास चलता रहा यहाँ पे। तो चित्रों में क्या बनाया था इन्होंने? नील नदी के घाटी दृश्य चित्रण, शिकार और पशु पक्षियों के साथ साथ वनस्पतियों का भी चित्रण किया गया है, जो बहुत उल्लेखनीय है। तो मंदिरों, सम्राट के राजमहल की भित्तियों पर विजय अभियानों तथा सम्राट के शासक के प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले महोत्सव का चित्र भी यहाँ पे मिलता है और उल्लेखनीय है। तो इसमें आपका जो अमेनोफिस चतुर्थ जो था इसमें, तो अमेनोफिस चतुर्थ जो है वो मिस्र के महान धार्मिक सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रधार किया। अमेनोफिस चतुर्थ ने एटन के प्रति अपने समर्पण की भावना को दिखाया और इसी के कारण उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था। जो इतिहास में है उनका नाम विख्यात है। तो आपको मैंने इनका नाम बताया था कि इनका अखनाटेन नाम विख्यात हुआ और इनकी जो पत्नी थी नोफ्रेतेती, उनका नेफर एटन नाम से संबोधित हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। तो अब आगे देखते हैं कि साम्राज्य काल में और क्या क्या चीज़ें बनी थी, मूर्तियाँ किस किस चीज़ों पे बनी थी, टॉपिक क्या थे उनके और चित्र क्या बने थे। अखनाटेन ने नई राजधानी का निर्माण किया जिसका आधुनिक नाम अल अमरना है। अखनाटेन के शासनकाल में कला का केंद्र यही था तथा अवशेष भी यहीं से मिले हैं, इसलिए इस समय की कला शैली अमरना के कला से नाम से विख्यात हुई। तो जो यहाँ पे अखनाटेन थे उन्होंने नई राजधानी का भी निर्माण किया।
तो जिसका आधुनिक नाम प्रेजेंट टाइम में जो उसका नाम है उसका क्या है, अल अमरना नाम से संबोधित किया जाता है। और अखनाटेन के शासन काल में कला का केंद्र भी यही था, क्या, जो इनकी राजधानी थी अल अमरना, वही इनके कलाओं का केंद्र थी और यहीं से इनके अवशेष भी मिले हैं। इसलिए इस समय की कला शैली अमरना कला के नाम से विख्यात है। तो जब इसके अवशेष अल अमरना से मिले हैं तो इनकी जो कलाएं हैं वो किस शैली में संबोधित की जाती हैं, अमरना कला के नाम से इनका विख्यात है नाम। अमरना से प्राप्त अवशेषों में उत्कीर्ण चित्र व मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। जो इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, मूर्तियाँ और चित्र। तो आपको बताया था कि मूर्तियाँ और चित्रण यहाँ पे होने लग गया था। तो सम्राट अखनाटेन व रानी नोफरेतेती एटन को तर्पण करते हैं। इसमें पीछे उनकी एक पुत्री भी खड़ी है तथा एटन पूर्ण तेजी से चमक रहा है जिसके किरणें सम्राट पर आ रही हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एटन जो है वो एक देवता, तो यहाँ पे सूर्य देवता को एटन मानते थे। तो जो सम्राट अखनाटेन वाह रानी नोफरेतेती, आपको बताया था ना कि इनकी जो पत्नी थी नोफरेतेती, जिनका बाद में नेफर नेफ्रू एटन नाम हो गया था, तो इनके तर्पण में एक चित्र बना हुआ है, किसके, एटन के तर्पण में। तो इसमें जो है पीछे उनकी एक पुत्री खड़ी हुई है अखनाटेन की, और एटन पूर्ण तेजी से चमक रहा है। तो जो सूर्य है वो पूर्ण तेजी से चमक रहा है, उसकी किरणें जो है वो सम्राट पर पड़ रही हैं, ऐसा चित्रण यहाँ पे मिला हुआ है। तो अखनाटेन व नोफरेतेती के आवाक्ष उचित्र भी सुंदर हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे अखनाटेन है, जो यहाँ पे सम्राट था, वो शासक था वो अखनाटेन, और उसकी जो बीवी थी नोफरेतेती, उसकी आवाक्ष चित्र भी सुंदर हैं। तो उनके चित्र भी यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं उनकी, मैंने यहाँ पे एक स्कल्पचर है ये, खैर तो ये स्कल्पचर मैंने शेयर किया है। ये जो है नोफरेतेती का स्कल्पचर है, जो अखनाटेन की पत्नी थी। आपको बहुत बार बता चुकी हूँ नोफरेतेती का नाम। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला स्कल्पचर। तो ऐसे चित्र भी यहाँ पे नोफरेतेती के आवाक्ष, मतलब ये इनके धड़ से रिलेटेड जो चित्र हैं वो मिले हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो सर्वाधिक उल्लेखनीय चित्र अखनाटेन नोफरेतेती उनकी 3 पुत्रियों का है। तो जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो किसका है, इन तीनों का है, किसका, अखनाटेन नोफरेतेती और उनकी जो 3 पुत्रियाँ थी अखनाटेन की, उनका है। तूतनखाटेन अखनाटेन का दूसरा दामाद था, जिसका विवाह अखनाटेन की तीसरी पुत्री से हुआ था। परिस्थितियों का अनुकूल बनाने में अमन के समर्थकों के विश्वास को जीतने व अपने शासन को स्थापित रखने के उद्देश्य से इसने अपना नाम तूतनखामेन रख लिया था। अब देखिए, तो यहाँ पे जो तूतनखाटेन है वो कौन था, अखनाटेन का दूसरा दामाद था, पर इसने विवाह किससे किया था, उसकी तीसरी पुत्री से किया था। तो परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए इसने क्या किया, जो अमन के समर्थक थे, जो इन पे विश्वास करते थे, अमन यहाँ पे जो देवता हैं दूसरे, तो उसने क्या किया, उनको विश्वास दिलाने के लिए और जीतने के लिए अपने शासन को स्थापित रखने के उद्देश्य से इसने अपना नाम चेंज कर लिया। जैसे अखनाटेन और नोफरेतेती ने किया था, अमोनोफिस चतुर्थ था तो उसने अखनाटेन रख लिया था, तो वैसे ही इसने भी तूतनखाटेन ने भी अपना नाम चेंज कर लिया और इसने अपना नाम क्या रख लिया, तूतनखामेन रख लिया था। इसके पश्चात हरेमहाब ने अपना शासन स्थापित किया। इसने मिस्र की स्थिति पर नियंत्रण किया, एमन की प्रधानता स्थापित की तथा 18वें राजवंश के गौरव को विदेशों तक पहुंचाया। इसने अखनाटेन द्वारा बनाई भंग कराई गई मूर्तियों को पुनर्निर्माण करवाया। 18वें राजवंश का अंतिम शासक था। अब देखिए, तो तूतनखाटेन के पश्चात जो है वो यहाँ पे कौन आया, हरेमहाब आया और उसने अपना शासन स्थापित किया। तो मिस्र की स्थिति पर इसने नियंत्रण किया और 18वें राजवंश के गौरव को विदेशों तक पहुंचाया। और इसने क्या किया, जो अखनाटेन के द्वारा मूर्तियाँ भंग करवा दी गई थी उनको पुनर्निर्माण करवाया, और ये 18वें राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है। मूर्तियों में अखनाटेन की रंगीन मूर्ति जो एटन के मंदिर में जगह जगह स्तंभों पर लगाई जाती थी, तथा नोफरेतेती के रंगीन आवाक्ष शिल्प उल्लेखनीय है। तो देखिए, जो यहाँ पे इस समय जो साम्राज्यवादी काल था, तो इस समय जो मेन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो किसकी हुई हैं, अखनाटेन की रंगीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कि एटन सूर्यदेव के मंदिर में जगह जगह स्तंभों पर बनाई गई हैं या लगाई गई हैं, तथा नोफरेतेती की रंगीन आवाक्ष शिल्प उल्लेखनीय हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने ये दिखाया था। तो ये जो है आवाक्ष जो प्रतिमा है इनकी,
वो कैसी है, रंगीन है, पर यहाँ पे जो है वो ब्लैक एंड वाइट चित्र है। तो इनका ये आवाक्ष बहुत ही प्रसिद्ध है, पहले भी आपको बता दिया मैंने नोफ्रेतेती का। तो इनके स्तंभों पर अखनाटेन की रंगीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं मंदिर में, जो किसका है, एटन का है। मिस्र पर फारस के राजाओं ने 2 शताब्दियों तक शासन किया। धीरे धीरे मिस्र में फारसी शासक भी शक्तिहीन होने लग गए। तो देखिए हिक्सास जाति भी आई यहाँ पे, फिर कौन आया, फारस भी आए। तो इन्होंने 2 शताब्दियों तक यहाँ पे, 200 सालों तक यहाँ पे लगभग जो है शासन किया। और यहाँ पे धीरे धीरे फारसी शासक भी क्या हुए, शक्तिहीन होने लग गए, मतलब कमज़ोर पड़ने लग गए। तो ऐसे विशेष समय में सिकंदर महान ने मिस्रवासियों को विश्वास में लेकर फारसी शासन को समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसने कोई नया राजवंश स्थापित नहीं किया और अपना गवर्नर नियुक्त कर विश्व विजय के लिए निकल गया। अब देखिए सिकंदर महान क्या करता था, वो अलग अलग देशों में जाता था और क्या करता था, वहाँ पे जीत कर, विजय होकर वो दूसरे देशों के लिए निकल जाता था और अपने अंडर के उनके शासक थे महान सम्राट के, उनको हर जगह का शासक बना देता था। तो ऐसे विषय में क्या कहा जाता है, इस समय सिकंदर महान आए और मिस्र वासियों को विश्वास में लेकर फारसी शासन को उसने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया और खुद का आधिपत्य कर लिया वहाँ पे। और इसने कोई नया राजवंश स्थापित नहीं किया, जैसे बाकी के राजवंश आपके चल रहे थे, तो इसने कोई नया राजवंश स्थापित नहीं किया और अपना गवर्नर नियुक्त कर लिया और विश्व विजय के लिए निकल गया। बताया अभी मैंने आपको कि पूरे विश्व पे जो है अपना शासन चलाना चाहता था, शासक बनना चाहता था पूरे विश्व का। तो ये अपने जो इसके अंडर था, तो उसको इसने यहाँ पे गवर्नर बनाया मिस्र में और विश्व विजय के लिए वो निकल गया, अगले आक्रमण के लिए चला गया। 30 ईसा पूर्व मिस्र पर रोम का आधिपत्य हो गया। अंत में मिस्र 639 ईस्वी में अरब राष्ट्र में परिणत हो गया। इस प्रकार मिस्र की 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता व पृथक राजनीति अस्तित्व का अंत हो गया। तो मिस्र पर क्या हुआ, फिर रोम ने अपना अधिकार कर लिया और अंत में 639 ईसा में ये क्या हुआ, अरब राष्ट्र जो है वो उसमें मिल गया। और इस प्रकार क्या हुआ, मिस्र की 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता व पृथक राजनीति अस्तित्व का अंत हो गया। तो इस प्रकार मिस्र की सभ्यता आप लोग को मैंने पढ़ा दी है लगभग, और ये ख़त्म भी हो गई है। अब आपका जो है वो नेक्स्ट है क्रेट की कला। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रेट की कला देखेंगे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे मैसेज करें या फिर मेरे साथ जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। और आपका मिस्र से जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा दिया है आपको, लगभग मैंने 6-7 वीडियो भेज दी हैं मिस्र की, तो वो सारा आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करें। थैंक यू।